प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पालमपुर की कहानी। अब ये किसका है? ये है अर्थशास्त्र का। किसका? अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था का। ठीक है, यहाँ से देखेंगे अध्याय का मतलब होता है पार्ट या चैप्टर। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचित है। उद्देश्य का मतलब होता है गोल या फिर ये कह ले टारगेट। ठीक है, उद्देश्य का मतलब क्या हुआ? टारगेट। क्या हुआ? टारगेट। उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन। और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। खेती मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया का मतलब ये है कि 75% या फिर इससे लेस देन 75 से लेस देन जितने भी पीपल हैं किस पे डिपेंडेंट है? वो केवल और केवल एग्रीकल्चर पर। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कार्य जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण। लघु स्तरीय विनिर्माण का मतलब क्या होते हैं? छोटे छोटे उद्योग, डेयरी, परिवहन सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। संसाधन क्या होते हैं? जो हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं। तथा प्राकृतिक संसाधन मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होता है कि गांव में इच्छित वस्तुओं सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समयोजित किए जाते हैं। समयोजित का मतलब होता है किस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं। हम देखो, समयोजित का मतलब होता है कैसे इसकी प्लानिंग करते हैं या फिर कैसे सामंजस्य बैठाते हैं या सही तरीके से चीज़ों को बैठाते हैं। परिचय। पालमपुर आस पड़ोस के गाँव और कस्बे से भली भांति जुड़ा हुआ है। जुड़े होने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें जितनी भी सुविधा होती हैं, जैसे कहीं से कोई चीज़ लाना है, ट्रैक्टर है, उसके अलावा बैलगाड़ी वगैरह, इन सब से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर। प्रत्येक मौसम में यहाँ सड़क को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी आदि से लेकर अन्य कई तरह के परिवहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार। उच्च जाति का मतलब क्या होता है? जिसमें शर्मा वगैरह आते हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हैं। अनुसूचित जनजाति यानी कि दलित, जिन्हें हम बोलते हैं SC के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। अब 1/3 कैसे निकालते हैं? देखो, ये क्या है? 45 और 450 और ये क्या है? 1/3। 3 से जब हम इसे डिवाइड देंगे तो हमारा निकल के आएगा 150। अब ये 1/3 कौन था? देखो, यहाँ पे 1/3 कौन है? दलित। वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिन्हें मिट्टी और भूसे से बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेती में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। प्राथमिक विद्यालय का मतलब क्या होता है? जहाँ पर शुरुआती शिक्षा दी जाती है 1 से लेकर के 5 तक। और हाई स्कूल का मतलब क्या होता है? जो हाई का मतलब होता है जो 9 से लेकर 9th क्लास से लेकर के 10th तक। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मतलब क्या होता है? जैसे राज्य सरकार क्या करती है? रन करती है। एक निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। औषधालय का मतलब क्या होता है? यहाँ पर डिस्पेंसरी है। उपयुक्त विवरण से ये स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़क, परिवहन के साधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना में अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी में हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों बताई गई हैं। गतिविधियां मतलब एक्टिविटी होता है, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन के लिए। और ये काल्पनिक कहानी है, ज़रूरी नहीं है कि ये सही ही हो। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां हैं। अन्य उत्पादक गतिविधियां जैसे गैर कृषि क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे लघु उद्योग, विनिर्माण है, परिवहन है, दुकानदारी है, या फिर हम ये कह लें कि कहीं पे लाइब्रेरी है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य यानी कि जनरल बातें जानने के लिए इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार
विस्तार करेंगे। उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य यानी कि गोल ऐसी वस्तुओं सेवाओं से उत्पादित करना है जिनमें हमें आवश्यकता है। वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीज़ों की आवश्यकता है। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक काम करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक श्रमिक मतलब काम करने वाले श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करते हैं। तीसरी आवश्यकता है भूमि। भूमि क्या होती है? तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी का मतलब हाथ में पैसा होना अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आघात होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती है? मदें का मतलब कौन कौन से हिस्से आते हैं? औजार, मशीन, भवन, औजार। तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। पूंजी क्या है? भौतिक पूंजी। पूंजी का मतलब होता है पैसा। भौतिक का मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आघात होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? मदें मतलब टाइप। भौतिक मशीनें, भवन, औजार तथा मशीनों में अत्यंत यानी कि अधिक साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर के परिष्कृत मशीन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजार, मशीन और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है जैसे बनकरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शुद्ध और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न यह चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त यानी कि खत्म हो जाती हैं। एक चौथी आवश्यकता भी होती है आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ रखने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। उद्यम मतलब क्या होता है? एक एंटरप्रेन्योर जिसे बोलते हैं वो जिसके पास बिजनेस की आइडिया होती है। आजकल इसे मानव पूंजी क्या कहते हैं? मानव पूंजी। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। इस चित्र में देखो कारखाने, मशीनों पर कार्य करते श्रमिक मतलब कौन होते हैं? मजदूर। चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। उत्पादन भूमि, श्रम, पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। कारक मतलब ऐसी चीज़ जिनसे उत्पादन बढ़ता या घटता है। पालमपुर की कहानी को आगे बढ़ाने के क्रम में उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक जानकारी सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। भूमि स्थिर है। भूमि क्या है? स्थिर है, इसे हम बढ़ा या घटा नहीं सकते। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वाला 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा है। लेकिन याद रखें कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई होती है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर है। स्थिर मतलब जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक की जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। विस्तार मतलब बढ़ा नहीं है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। भूमि मापने की इकाई हेक्टेयर है। क्या है? हेक्टेयर। यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाई में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर बराबर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? अब देखो यानी कि अगर 100 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर होगा तो ये होगा 100 मीटर। क्या होगा? ये 100 मीटर होगा। क्या होगा? ये 100 मीटर होगा और ये भी 100 मीटर होगा और ये भी 100 मीटर होगा। इसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे 1 हेक्टेयर बोलेंगे। ठीक है, उसने वर्ग बोला है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा, अगर हम 1 हेक्टेयर का एरिया निकालेंगे मीटर में तो क्या आएगा?
100 इंटू 100 कितना आएगा, एस स्क्वायर होगा ना, साइड बाई साइड, तो कितना होगा 10,000, क्या होगा मीटर स्क्वायर, कितना आएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। क्या आप उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यदि वो यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधा उपलब्ध है उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, समस्त मतलब पूरी, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम यानी कि खरीफ में किसान ज्वार बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम में खेतों में गेहूं उगाए जाते हैं, जिसे रबी की फसल कहते हैं। उत्पादित गेहूं से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष से किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है, जिसकी वर्षों में एक बार कटाई होती है। अच्छा, जो गेहूं है 4 महीने में तैयार हो जाता है। आलू भी ऐसे 3 से 4 के बीच में तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो गन्ना है पूरी 1 साल तक पकता है और 1 साल के बाद ही उसकी कटाई की जाती है। गन्ना अपने कच्चे रूप या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 बार अलग अलग फसलें इसलिए पैदा करता है क्योंकि वहाँ सिंचाई सुविकसित व्यवस्था है। सिंचाई का मतलब होता है जब हम पेड़ पौधों को पानी अपनी तरफ से दें। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति मतलब तरीका बदल गया। तब किसान कुएं से रहट क्या होता है जिससे पानी खींच के बाहर निकालते हैं, कंटेनर लगे होते हैं छोटे छोटे, दोबारा पानी निकाल कर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र मतलब ज़्यादा की सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए, पर जल्दी ही किसानों ने अपनी निजी नलकूप लगाना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। भारत में सभी गाँव में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदियाँ मैदान के अतिरिक्त हमारे यहाँ पर तटीय क्षेत्र में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पहाड़ी क्षेत्र दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि के 40% से भी कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। शेष मतलब बचे हुए क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर ही निर्भर करती है। वर्षा मतलब जो मानसून आता है उस पर। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। यानी कि एक साल में जो हम 3 फसलें एक ही ज़मीन पर उगाते हैं उसे बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है, यानी कि सरल प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा करते हैं। गेहूँ, बाजरा, गन्ना, आलू, विभिन्न फसलें। सारणी 1.1 में 10 लाख मिलियन हेक्टेयर की इकाई में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। सारणी के नीचे दिए गए आरेख में इसे चित्रित किया गया। आरेख क्या दिखाता है, कक्षा में चर्चा करें। क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को बढ़ावा आवश्यक है? क्यों? हाँ भाई, सिंचाई में आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं उन्हें बढ़ावा देना आवश्यक है, जिससे कि हम अपनी पैदावार बढ़ा सकें। ये तो था अर्थव्यवस्था के आधार पर हमारा आंसर, लेकिन अगर हम इसी चीज़ को पर्यावरण के आधार पे कहें तो हमें सिंचाई के जितने भी क्षेत्र आते हैं ना, जितनी भी चीज़ें आती हैं उन्हें बढ़ावा कम देना चाहिए और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही क्या करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल करना चाहिए जितनी की आवश्यकता हो। अगर हम उससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ग्राउंड वाटर जो जल का स्तर है वो नीचे चला जाएगा, जिससे हमारी जनसंख्या के लिए शुद्ध पानी जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो जाएंगी। अब देखेंगे संबंधित वर्षों में जुताई क्षेत्र का मतलब क्या है, जिसमें खेती की जा सकती है। 1950 से लेकर के 51 तक 132 हेक्टेयर में मिलियन हेक्टेयर में क्या की जा रही थी, खेती की जा रही थी। और हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है, 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर, क्या है वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इतने कितना है हमारा 132 मिलियन हेक्टेयर में हम क्या कर रहे थे, 100 मिलियन हेक्टेयर में क्या कर रहे थे, खेती कर रहे थे। 1990 से 91 देखिए 186, 2000 से 1 देखिए 186, 2011 से देखिए
2010 से 11 के बीच में देखिए 198, 2012 से 11 से 12 में 96, 2012 से 13 में 194, 13 से 14 में 201, 14 से 15 में 198, 15 से 16 में 97 में और 16 से 17 में 2000 अनंतरित जनगणना गणना। अनंतरित का मतलब होता है अंतिम। अब यहाँ पे देखेंगे जुताई मिलियन हेक्टेयर में जो हमने क्या की थी, अभी ऊपर शो किया था उसी को नीचे कर दिया है। बस यहाँ पे क्या कर दिया है, देखो ये 200 से टच करती हुई आखिरी वाला समझा रही हूँ। देखो हमने ये पढ़ा था ना कि इतने हेक्टेयर में देखो यहाँ से देखना 200 हेक्टेयर में हमने क्या किया था, मिलियन हेक्टेयर में क्या किया जा रहा था, जुताई की जा रही थी। तो सेम ऐसे है यहाँ पे। देखो पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2020। आप पालमपुर में पैदा होने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का तरीका बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में से एक ही मौसम में पैदा की गई फसलों के रूप में माना जाता है। 1960 के दशक के मध्य तब खेती में पारंपरिक बीज का उपयोग किया जाता था, जिसकी उपज अपेक्षाकृत बहुत कम होती थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरक के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध होते थे। उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज, जिन्हें HB क्या बोला गया, हाई यील्डिंग सीड के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। पारंपरिक बीजों की तुलना में HYB सीड एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा करने की होने की आशा थी। यानी कि देखो अगर हम क्या करें, आधुनिक कृषि खेती को करते हैं HYB बीज के साथ या रासायनिक उर्वरकों के साथ, तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक ट्रैक्टर की, डीजल की, नहरें, पंप, सिंचाई के लिए बिजली, बांध, कुआं, कीटनाशक, उर्वरक, अधिक उपज वाले बीज की भी ज़रूरत होती है। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजाति वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों मात्रा में पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कई अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजाति वाले जीवों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत होती थी। कीटनाशक क्या होती है, जिनसे हम कीड़े मकोड़ों को मार देते हैं। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजाति वाले बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों आदि के संयोजन यानी कि मिलने से ही संभव थी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYB बीज, रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहने के लिए मशीनें खरीदी गहाने के लिए, जिसमें जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में पारंपरिक खेती बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हुई। HYB बीज से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजारों में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की मात्रा अधिक थी, यानी कि काफ़ी थी। बहुविधि फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर होता है। देखो बहुविधि से हम एक साल में 3 फसलें उगा सकते हैं, जबकि आधुनिक विधियों में ये था कि हम 2 ही फसल उगाएंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा
किसका उपयोग करेंगे? उर्वरक का, रासायनिक कीटों का और औजारों का, मशीनों का, ट्रैक्टर का, कीटनाशकों का और फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ करेंगे। सारणी 2.1 में भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूँ और दाल के उत्पादन को करोड़ टन इकाई में दिखाया गया है। ठीक है, दालों तथा गेहूँ का उत्पादन है। दालों का कुछ इस तरीके से है और गेहूँ का कुछ इस तरीके से है। ये किसने दिया? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में एएस एंड प्रभाग कृषि और किसान कल्याण विभाग सांख्यिकी परिशिष्ट एक आरेख बनाइए। क्या हरित क्रांति दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से सफल सिद्ध हुई? हाँ भाई, दोनों ही नहीं, केवल गेहूं के लिए हुई थी, दालों के लिए नहीं हुई थी। ठीक है, दालों के लिए भी कह सकते हैं, 1 मिनट देखने दो। हाँ, दालों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हुई थी और गेहूँ के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हुई थी। आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसानों के लिए आवश्यक कार्यपूंजी क्या है? आवश्यक कार्यपूंजी में क्या होना चाहिए उनके पास? देखो, आवश्यक कार्यशील पूंजी मतलब ऐसी पूंजी जो लगा दी गई है, जैसे ट्रैक्टर है, नहीं कार्य में चल रही हो। नगद पूंजी होनी चाहिए, लेबर वगैरह होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। पहले ही तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नकद की ज़रूरत पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि ना पहली बार जब चीज़ों को यूज़ किया जा रहा था, जब पहली बार ही चीज़ों को यूज़ किया जा रहा था, तो पहले एक बार ख़रीदने के बाद उन्हें ज़्यादा ज़रूरत उन चीज़ों की चीज़ें तो थी, लेकिन उन्हीं को दोबारा यूज़ कर लिया। जैसे ट्रैक्टर एक बार ख़रीदा गया, अब उसे अगली साल भी इस्तेमाल कर लेंगे। खेत पर जाने के पश्चात अपने क्षेत्र के किसानों से बात करें और ये मालूम करें आधुनिक या परंपरागत या मिश्रित खेती की इन विधियों में से किसान किसका प्रयोग करते हैं? एक टिप्पणी लिखिए। देखो, जब मेरी माँ खेती करती थी तो सबसे पहले वो मिश्रित खेती का इस्तेमाल करती थी और पारंपरिक तरीके से करती थी। उससे मिश्रित खेती का इस्तेमाल करती थी, पारंपरिक तरीके से करती थी, क्योंकि उसमें जो गाय का गोबर है और जो पेड़ पौधे की पत्तियां हैं वो ही सड़ गल जाती थी, इसलिए उसका यूज़ करती थी। और उस टाइम पे ना इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। सिंचाई के स्रोत क्या हो सकते हैं? जल हो सकता है, जल नलकूप हो सकता है, कुआं हो सकता है, ट्यूबवेल हो सकता है। उसके अलावा जो बारिश होती है उससे भी। कृषि भूमि के कितने भागों में सिंचाई होती है? बहुत कम, लगभग आधी, अधिकांश भाग में। किसान अपने लिए आवश्यक आगत कहाँ से प्राप्त करते हैं? देखो, आगत का मतलब आने वाली चीज़ है, तो सबसे ज़्यादा जो आगत है वो कहाँ से लेते हैं हम? देखो, आगत क्या होती है? किसी चीज़ को लेना, जैसे कार्य पूंजी और कार्यशील पूंजी। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके की पूंजियाँ होती हैं। एक तो क्या होती है, रनिंग अप पूंजी होती है, और एक क्या होती है, जिसे हम अपने पास रखते हैं, इमरजेंसी में काम आती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला ज़रूरत क्या हो सकता है? किसी हम ठीक उससे ले लें, जैसे साहूकार वगैरह से, वहाँ से पैसे हम ले सकते हैं। क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग में भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरण संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनः जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। अखबारों पत्रिकाओं से पाठ में दी गई रिपोर्ट पढ़ने के बाद कृषि मंत्री के बताते हुए अपने शब्द में एक पत्र लिखिए कि कैसे रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हानिकारक हो रहा है। हानिकारक का मतलब क्या है? जितने भी रासायनिक उर्वरक होते हैं उनसे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचता है। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर पाती। वे मिट्टी से मिलकर भौम जल, नदियाँ और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और सूक्ष्म अवयव का मतलब होता है तत्व को नष्ट कर देते हैं। इसका अर्थ है कि रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर देते हैं। इनका अर्थ है कि उसमें प्रयोग किए गए कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में उपजाऊ नहीं रहती। डाउन टू अर्थ नई दिल्ली की रिपोर्ट है। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक उपयोग पंजाब में होता है। रासायनिक खाद के निरंतर उपयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अधिक से अधिक रासायनिक उपयोग और अन्य आघातों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि यहाँ की खेती लागत बहुत तेज़ी से बढ़ी है। द ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़।
चंडीगढ़ से प्रकाशित हुआ है। चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल है। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित होती है? वितरित का मतलब होता है किस तरीके से बंटवारा होता है। आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से केवल एक तिहाई यानी कि 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि ही नहीं है, यानी कि ज़मीन ही नहीं है, जो अधिकांश दलित है। दलित कौन होते हैं? हमारी जो सोसाइटी है उसमें 4 सेक्शन है। एक तो क्या होता है हमारा जनरल, दूसरा ओबीसी, तीसरा होता है दलित और चौथा होता है हमारा एसटी। क्या होता है? एसटी। इन्हें एससी बोलते हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं। भूमि के टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी मध्य इनकम नहीं होती। 1960 में कृषि गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। असिंचित भूमि जिसे हम सींच नहीं सकते, यानी कि जिसमें खेती नहीं कर सकते। गोविंद अपने तीनों पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता है। यद्यपि वो बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद में, भूमि उनके तीनों पुत्रों में बंट गई। प्रत्येक के पास केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा है, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता है। चित्र 5.1 में देखेंगे, 1.5 में देखेंगे 1.5। अच्छा, ये चित्र जो 1.5 है इसका मतलब होता है कि चैप्टर पहला है और चित्र नंबर 5 है। मैं आप गांव के एक चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्रों में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट है। पालमपुर में मझले और बड़े किसानों के पास 60 परिवार है जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या उससे भी अधिक भूमि है। खेती के कार्य में गेहूं की उपज, कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव, आधुनिक परंपरागत विधियों से खेती के कार्य में गेहूं की फसल कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव तथा आधुनिक पारंपरिक विधियों से फसलों की जुताई करना। ठीक है। 5.1 में क्या तुम छोटे किसान द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि को छायांकित कर सकते हैं। छायांकित का मतलब उसे बता सकते हैं। किसानों के कितने अधिक परिवार भूमि के कितने छोटे प्लॉट पे क्यों खेती करते हैं? क्योंकि उनके पास इतनी ही ज़मीन है। आरेख 1.1 में भारत में किसानों और उनके द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि का वितरण दिया गया है। इस कक्षा में आप चर्चा करेंगे। अब देखो, सीमांत एवं छोटे किसान, आधे मंझले और बड़े किसान कितने हैं? 15%। जब छोटे किसान कितने हैं? 55.4%। और मंझले और बड़े किसान कितने हैं? 50%। ठीक है। कृषकों की संख्या कितनी है? 85%। और यहाँ से देखेंगे, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पालमपुर में कृषि का वितरण असमान है? हाँ भाई, हर जगह दुनिया के हर कोने में जो कृषि करने का जो वितरण है या भूमि का जो वितरण है वो असमान होता है। क्या भारत में भी ऐसी स्थिति है? हाँ भाई, ऐसी ही स्थिति है। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता है। छोटे छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मछली और बड़े किसान अपनी खेती के काम के लिए दूसरे किसानों पर किराए पर लगाते हैं। कृषकों को किराए पर लगाते हैं। खेती में किए जाने वाले कार्य को 1.6 में छानिए तथा उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खेती में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवारों से। खेती में काम करने वाले श्रमिकों को उगाई गई देखो यहाँ से बातचीत देखेंगे। उगाई गई फसलों पर कोई अधिकार नहीं होता जैसे किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूर नकद या वस्तु जैसी अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल, एक खेत से दूसरे का कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है और रोजगार की अवधि में भी
काफ़ी भिन्नता है। खेती में काम करने वाले श्रमिकों या तो दैनिक मजदूर के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष क्षेत्र कटाई पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब यह है कि उसे लगातार काम ढूंढना पड़ता है। सरकार द्वारा खेती में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये से निर्धारित है, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलती है। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है? कंपटीशन। इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत यानी कि राजी हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गाँव के निर्धनतम यानी कि गरीब व्यक्तियों में से एक है। देखो, डाला तथा रामकली जैसे खेतीहर श्रमिक गरीब क्यों हैं? क्योंकि उनके पास खेती नहीं है और वो दूसरों के खेतों पे जाकर के काम करते, जिससे वो कोई और क्या नहीं सीख पाते, कौशल का काम नहीं सीख पाते। गौरसाईपुर और मझली उत्तर विदेश बिहार के 2 गांव हैं। दोनों गांव के कुल 850 परिवारों में 250 से अधिक पुरुष ऐसे जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद, नागपुर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रवास असंख्य भारतीय गाँव में है। लोग प्रवास क्यों करते हैं? लोग प्रवास काम के लिए करते हैं, क्योंकि जब उनके गाँव में काम नहीं होता, खाने पीने की सही व्यवस्था होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं? दूसरी जगह में शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, वहाँ थोड़ा अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते हैं। क्या आप इस बात की व्याख्या कर सकते हैं कि गोरसाईपुर और मझुली प्रवासी अपने गंतव्य पर किस तरह का काम करते होंगे? देखो, वो वहाँ पे जाकर के मजदूरी भी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं एक दिन, और उसके अलावा जैसे मिस्त्री का काम है, चेनाई का काम है, इसमें काम मदद करते हैं। उसका सामान ढोने का काम करते हैं, सब्जी मंडियों में सब्जी ला करके सब्जी लगाने का काम करते हैं। खेती के लिए आवश्यक पूंजी। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः आप किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसे चाहिए। अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों या गांव के साहूकार से खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारी से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्ज पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ता है। सविता की कहानी। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नकद पैसे की जरूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में उसे 3000 रुपये चाहिए, जो उसके पास नहीं है। इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह कविता को 24% प्रति दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की दर से एक ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि कटाई के मौसम में उसके खेत में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रति दिन काम करेगी। आप भी कह सकते हैं कि मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद वह तेजपाल के खेत में भी श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उसे घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। छोटे किसानों के विपरीत मझले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूरी पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप उसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। हमने उत्पाद के 3 कारक भूमि, श्रम और पूंजी तथा खेती में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ लिया। आइए दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा करें। ये काम आप लोगों का है, ठीक है, पीछे से ही भरना है इसे। अधिशेष कृषि उत्पादकों की बिक्री का मतलब क्या होता है? बेचना, ठीक है। मान लीजिए कि किसान ने उत्पाद के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किए। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करेगा? वह परिवार के उपभोग मतलब खाने के लिए कुछ गेहूं रखेगा और अधिशेष यानी कि ज़्यादा को बेच देगा। सविता और गोविंद के बेटे जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूँ होगा, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम था तथा इनमें से एक बड़ा भाग वे अपने परिवार की आवश्यकता यानी कि ज़रूरत के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूँ की पूर्ति करते हैं।
में आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीद के उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेचता है। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 कुंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त मतलब बचा हुआ को वह रायगंज के बाजार में बेचता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग कर सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्य पूंजी की व्यवस्था करने में किया था। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े किसान और मछली किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादक को बचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह के अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने तथा दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इन सबको गैर कृषि कार्य के लिए पूंजी कहते हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं देखेंगे। हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख क्रिया है। अब हम कुछ गैर उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य काम करते हैं। डेयरी या अन्य प्रचलन क्रिया। पालमपुर के कई व्यापारियों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार बाजरा चरी खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारी ने रायगंज में दूध संग्रहालय या शीतनतन केंद्र खोल रखा है जहां से दूर दराज के शहरों कस्बों में भेजा जाता है। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिमय एक उदाहरण है। इस समय पालमपुर में से 50 से कम लोग विनिर्माण कार्य में लगे हैं। शहर और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार किराए पर लिया जाता है। मिस्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया है। पहले गन्ने को पेरने का काम बैल की जरूरत से किया जाता था। अब लोग इसे मशीन से करना पसंद करते हैं। मिस्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदता है, उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहजहाँपुर के व्यापारियों को बेचता है। इस प्रक्रिया में मिस्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोला है। हाल ही के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग डिग्री है। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संस्थाओं में इन कक्षाओं को आरंभ किया। पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं, उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे गांव में छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपी, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ व्यापारियों ने जिनके पास बस स्टैंड के निकट है अपने एक भाग में छोटी दुकान खोल लिए। वे खाने की चीज़ें बेचते हैं। परिवहन तेजी से विकसित होती है। कृषक। पालमपुर और रायगंज के बीच एक सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते। रिक्शे वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, कार, ट्रक, पारंपरिक बैलगाड़ी, दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में
परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। किशोर की कहानी। किशोर एक खेतिहर मजदूर है जो अन्य ऐसे ही कृषकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकता पूरी करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत है जिनमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जाते। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है। अब उसने अपनी बैलगाड़ी भी बना ली है जिससे वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है। कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर सापुर जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई न कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्ष की तुलना में अब अधिक कमाने लगे हैं। किशोर की पूंजी स्थायी है। हाँ भाई, किशोर की पूंजी स्थायी है। क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी कार्य पूंजी कितनी होगी? उसकी कार्य पूंजी लगभग 20,000 होगी। किशोर कितनी उत्पादन, ये सारे क्वेश्चन है आप लोगों को ही करने हैं, ठीक है। ये HW और ये है सारांश देखते हैं सारांश का क्या है, ठीक है। गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया का मतलब क्या है? जैसे घर चलती है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी क्योंकि भूमि स्थायी तथा अस्थायी तथा दुर्लभ है, जिसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मझले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% है, भूमि की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतिहर मजदूर के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः अन्य नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आसपास के गांव, शहर तथा कस्बे चले जा रहे हैं। कुछ लोगों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम करना प्रारंभ कर दिया। इस समय गांव में